वही खाता भाई सोनल। आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो इसमें एक अलग से सब्जेक्ट है ना अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सब्जेक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, हमको इंट्रोड्यूस करना होगा खुद को अकाउंटिंग से। ठीक है, जैसे हम सब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, वैसे ही हमको इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से हमको खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, मीनिंग जानना है सबसे पहले। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग आप देखो तो मीनिंग इस पूरे बोर्ड में ना अभी तक जो भी कुछ लिखा हुआ है अकाउंटिंग का ही मतलब है। ठीक है, इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियल बुक कीपिंग, सबसे पहला मीनिंग हुआ। ठीक है, अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियल बुक कीपिंग। फाइनेंशियल बुक कीपिंग मतलब जो भी, अब देखो बिजनेस का बात होगा इधर। ठीक है, केवल बिजनेस रिलेटेड बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड बात होगा तो यहाँ पे अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियल बुक कीपिंग। ठीक है, फाइनेंशियल बुक कीपिंग मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रखना होता है बिजनेस में, बस अकाउंटिंग उसी को कहते हैं हम। ठीक है, पैसों से रिलेटेड बिजनेस में जो भी कुछ हमको रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, जैसे अकाउंट्स बनाना होता है, वो सब बाद के चैप्टर्स में तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड रखना होता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मीनिंग है इट इज द प्रोसेस और वर्क ऑफ बुक ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिर वो पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, उस प्रोसेस या वर्क को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन। मीनिंग और डेफिनेशन हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मीनिंग का मतलब होता है कि इस टर्म का मीनिंग सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हमने दो मीनिंग देखा। ठीक है, जो भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्डिंग को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, या फिर उस रिकॉर्डिंग को किस तरह से हम रिकॉर्ड करें उसका भी कोई प्रोसेस होगा, वेज होगा, तरीका होगा। ठीक है, तो उस तरीके को या उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग हो गए। उसके बाद अब आते हैं हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन पे लिखा हुआ है, आप भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, डेफिनेशन लिखा है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। ठीक है, अकाउंटिंग, फिर से यहाँ पे प्रोसेस का बात हुआ था। ठीक है, तो इधर भी देखो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बोल रहा है। ठीक है, ये तरीका है, किसका तरीका है? आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेट करने का और उसके बाद कम्युनिकेट करने का। किस चीज को कम्युनिकेट करना है? तो हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट और फिर कम्युनिकेट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दीज 7 एक्टिविटीज। 7 एक्टिविटीज है, 7 टर्म्स है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, है ना। ठीक है, 7 प्रोसेस है। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग को बोल सकते हैं अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग इक्वल्स टू 7 एक्टिविटीज। ठीक है, 7 एक्टिविटीज। और कौन कौन सा एक्टिविटीज? तो ये सातों एक्टिविटीज जो लिखे हैं, I for identifying, M for measuring, R for recording, C for classifying, S for summarizing, I for interpreting and C for communicating the financial information। तो अब I hope की डेफिनेशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे ये साथ। ठीक है, कभी कहीं भी डेफिनेशन पूछे अकाउंटिंग का तो बस हमको क्या लिखना है? बस ये सातों एक्टिविटीज का नाम
इन सिंक्रोनाइज वे में हमको याद रखना है, ठीक है। और बस ये लिखना है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ये सातों एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। बस ये है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अब ये 7 एक्टिविटीज 7 टर्म्स तो आपने सुना, आपने जाना अभी, ठीक है। तो इन 7 टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, वो भी लिख देंगे बोर्ड पे, पहले सुन लो, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग में फर्स्ट, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है आइडेंटिफाइंग, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? तो आइडेंटिफाइंग में हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस पर्सन्स को, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले हम देखेंगे ना, आइडेंटिफाई करेंगे ना कि मेरे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम वो मेरे काम का है, नहीं है तो मेरे कोई काम का नहीं। फिर उसको हमको आइडेंटिफाई करके, मेजर करके, फिर मतलब उसको रिकॉर्ड करके क्या ही फायदा, ठीक है। फिर उसके बाद है मेजरिंग। तो मेजरिंग में हम देखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही होने चाहिए, तभी उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट पैसा, ठीक है। तो फिर मेजरिंग में क्या बोला मैंने कि देखेंगे हम कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000, तो 5,000 का हमने सामान बेचा, तो ये तो मॉनेटरी टर्म्स में मेरे काम का है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई बिजनेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा है कि अगर मेरे फैक्ट्री में वर्कर बीमार पड़ गया, ठीक है, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो वो फिर मॉनेटरी टर्म्स में कहाँ इसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। अब समझ में आया मेजर कैसे करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग, एक बार हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं मेजर कर दिया, उसके बाद इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जिसको हम जर्नल एंट्रीज भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे पहले, ठीक है, कि अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज करना होता है, टफ होता है, टफ नहीं होता है, इजी होता है, ठीक है। वो रूल्स रिलेटेड होता है, तो एक बार रूल्स जानोगे तो खुद जर्नल एंट्री भी इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो एक बार ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर मॉनेटरी टर्म्स में हुआ तो जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद आते हैं हम क्लासिफाइंग में, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैंने बोला कि सैलरी पेड ₹5,000, ठीक है, सैलरी पेड ₹5,000, तो यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे ना, ये एक ट्रांजैक्शन 2 बुक्स को इफेक्ट करेगा, एक तो सैलरी अकाउंट को और दूसरे कैश अकाउंट को, ठीक है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को, ठीक है। हम अगर सैलरी पे कर रहे होंगे तो मेरे पास से कैश तो जा रहा होगा ना, हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी पे कर रहे हैं किसी वर्कर को, ठीक है, तो मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, ठीक है, वो कैश अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा और एक अलग से बनेगा सैलरी अकाउंट, उसको भी इफेक्ट करेगा। कौन कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेगा, वही उसी चीज को देखा जाता है क्लासिफाइंग में, ठीक है। जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, सारे जो भी हम पैसा रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे फर्दर, वो सारा कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब देखा जाएगा क्लासिफाइंग के अंदर, ठीक है। फिर क्लासिफाई कर लेंगे हम ट्रांजैक्शन को, उसके बाद समराइजिंग में आएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने अभी तक इंग्लिश के तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते हो तो चैप्टर्स तो बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले आप कैसे एक बार समरी देख लेते हैं, होता है ना। तो समरी का मतलब क्या होता है, एक लेंदी चैप्टर को, लेंदी स्टोरी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, पूरे स्टोरी को अच्छे से समझा देता है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम एक समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। समराइजिंग का मतलब हो गया एक समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो काम का हुआ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हुआ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरप्रेटिंग। अब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए, समराइज कर लिए, तो अब उसके बाद हम
हमको इजी हो जाएगा ना रिजल्ट जानने के लिए, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम इजीली जान जाएंगे, ठीक है। तो इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, रिजल्ट से इंटरप्रेट करना, ठीक है, या एनालाइज करना, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस इन अकाउंटिंग होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। इतना सारा ट्रांजैक्शंस को हमने, ये सारे प्रोसेस से ट्रांजैक्शन होकर गुजरा, उसके बाद लास्ट प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग, जहां पे उस बिजनेस जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ हमारे बिजनेस में, ठीक है, उस चीज को हम अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन्वेस्टर्स को, जितने भी मेरे अकाउंटिंग यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर हो गए या एक्सटर्नल यूजर हो गए, ये भी एक अलग से टॉपिक है आपके इसी चैप्टर में, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूजर्स जो भी मेरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, मेरे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से जिसको जिसको मतलब होगा, हम उन सबको कम्युनिकेट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, सप्लायर्स को, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस इन अकाउंटिंग प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन में भी पूछता है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ देता है, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस होता है हमारा कम्युनिकेशन, जहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमको डिफरेंट यूजर्स इन अकाउंटिंग सबको हमको कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा, अकाउंटिंग का मीनिंग तो क्लियर हो ही गया, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगा। और इन शॉर्ट अब आप ये सारे टर्म्स का, इन 7 टर्म्स, 7 एक्टिविटीज, 7 प्रोसेस बोले, जो भी बोले, उन सब का मतलब भी अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम देखो, बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मीनिंग तो बता दिया है मैंने, लेकिन एक एक करके एक एक टर्म्स का मीनिंग लिख भी देते हैं, आप कॉपी भी कर लो, ठीक है। तब तक आप ये कॉपी करो, फिर हम आते हैं अब देखो, ये 7 प्रोसेस का मीनिंग बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी मैंने बोला, जो भी मीनिंग बताया, 7 प्रोसेस, 7 एक्टिविटीज, 7 टर्म्स का, ठीक है, उन सबका मीनिंग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले था हमारा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस था आइडेंटिफाई करना, तो मीनिंग भी लिखा है टू आइडेंटिफाई व्हिच ट्रांजैक्शन इज बिजनेस रिलेटेड एंड व्हिच इज नॉट, ठीक है। अब सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा फैक्ट्री है, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे बिजनेस से इसका क्या लेना देना, तो ये चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम कहीं से सामान खरीद कर लाए हैं, ठीक है, 10,000 का सामान हमने खरीद कर लाया तो बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उस चीज का मेरे बिजनेस से लेना देना है, उस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरे बिजनेस से रिलेशन है ही नहीं जिसका, ठीक है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मेरे काम का नहीं है, हमको नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेजर करना, तो एक बार हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हम मेजर करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो मेजर कैसे करेंगे, टू मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। व्हाट इज इट्स मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले sold worth ₹1,000, 1,000 का सामान हमने बेचा है, ठीक है। और एक और ट्रांजैक्शन अब देखो, मेरे फैक्ट्री, मेरे बिजनेस रिलेटेड दोनों ही ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, ठीक है। पहला एग्जांपल है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹1,000, 1,000 का सामान बेचा है हमने, ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन से हमारे फैक्ट्री में कोई वर्कर इंजर्ड हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से इंजर्ड हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई भी इंजरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है अपने अपने प्लेस पे, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर करेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे देखो पैसे का बात हो रहा है, 1,000, 1,000 पैसे का बात हुआ, 1,000 का सामान बिका, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में तो है, ठीक है।
वर्कर्स गॉट इंजर्ड, यहाँ पे पैसा कहाँ है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते हैं। या फिर इस ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हो गया कि आपके फैक्ट्री के वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे हैं ना, हमको क्या करना है, मतलब अच्छे हैं तो काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे है क्वालिटेटिव नेचर का इधर ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होता है, केवल क्वांटिटेटिव नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड नहीं होगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड प्रोसेस में, जो कि है रिकॉर्डिंग। एक बार हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। अब रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, तो सबसे पहला बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जिसको बोलते हैं, जहां पे हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं जर्नल, ठीक है। आपने जर्नल एंट्रीज का नाम सुना होगा कि अकाउंट्स में तो जर्नल एंट्रीज पास करना होता है, ठीक है। तो उसका भी रूल्स होता है, बहुत इजी होता है, एक बार रूल समझ लोगे तो जर्नल एंट्रीज आपके लिए इतना टफ नहीं होगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद ये 3 प्रोसेस हो गया। फोर्थ प्रोसेस हमारा है क्लासिफाइंग, जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं कि कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विल बी शोन इन कैश बुक, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विल बी शोन इन कैश बुक। अब हम रिसिप्ट्स मतलब क्या हुआ, जो भी पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट्स मतलब जो भी पैसा हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव कर रहे होंगे कैश के फॉर्म में रिसीव कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे कैश के फॉर्म में पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कैश मेरे पास आ रहा है या कैश जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो ये किस अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली कैश बुक को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्लासिफाई करना होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले रेंट पे ₹5000, रेंट हमने पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आ गया, एक तो रेंट अकाउंट हो गया जो कि हमने पे किया, ठीक है, एक रेंट अकाउंट। और रेंट हमने अगर पे किया तो चेक के थ्रू किया होगा या फिर कैश में किया होगा, ठीक है। अगर कैश में किया तो कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगा, चेक के थ्रू किया, ठीक है, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया तो बैंक को इफेक्ट करेगा। एक रेंट अकाउंट को इफेक्ट किया, दूसरा बैंक या कैश अकाउंट को इफेक्ट किया। तो यहाँ पे क्लासिफाइंग में यही देखा जाता है कि एक ट्रांजैक्शन को हम किस किस अकाउंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स को ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 अकाउंट्स को तो इफेक्ट करेगा ही, मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5th एक्टिविटी जो है हमारा समराइजिंग, जहां पे जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था इंग्लिश के स्टोरीज को, एग्जाम से एक दिन पहले आप केवल समरी पढ़कर जाते हो कि हाँ एक बार समरी देख लिया, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन और आंसर को अटेम्प्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसी को इन समराइज्ड वे हम अपने जर्नल्स में इन ओरिजिनल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अपने मतलब के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो मतलब का नहीं हुआ, चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हो, कोई वर्कर मर भी गया हो, ठीक है, लेकिन उस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो समराइज का टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इन अ शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म। तो समराइजिंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, तो यहाँ पे नया टर्म है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हुआ उसको हम समराइज कर देंगे, यही मतलब हुआ समराइजिंग का, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, किसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर कैलेंडर ईयर लोगे तो कैलेंडर ईयर आपका कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी एवरी ईयर टू 31 दिसंबर, यही होता है हमारा कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो इसी तरह से ना अकाउंट्स में हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर बिल्कुल नहीं चलता है। अकाउंटिंग पीरियड ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है एवरी ईयर 1 अप्रैल को और ये खत्म होता है एवरी ईयर 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2024 का अकाउंटिंग ईयर देखें तो 2024 का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने वाला है अभी 1 अप्रैल जब आएगा, तो 2024 का अकाउंटिंग
ईयर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। और 2023 का 31 मार्च अभी कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। 31 मार्च को एवरी ईयर अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है और 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर 2024-25 का अगर देखें 2024-25 का, तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 और ये चलेगा हमारा 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग पीरियड भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड दोनों अलग अलग होते हैं। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और अकाउंटिंग ईयर हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। पूरा 12 मंथ्स का ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद समराइजिंग भी हो गया, ठीक है। इस चीज को भी कॉपी कर लेना, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि आप 2 साल अभी मतलब जब तक कॉमर्स पढ़ोगे तब तक आपका अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ही खत्म होगा, ठीक है। और 31 मार्च एंड अकाउंटिंग ईयर जब एंड होने वाला होता है ना, तब हमको मेन अकाउंटिंग करना होता है, जैसे कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिजनेस का निकालना होता है, बैलेंस शीट टैली करना होता है, ठीक है। तो अभी तो वो सब हमारे सिलेबस में है, एकदम लास्ट चैप्टर में वहां भी पहुंचेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। 6th प्रोसेस है इंटरप्रेटिंग। अब हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा कि जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं मेरे बिजनेस में, ठीक है, उससे प्रॉफिट हम कमाना है या हमको लॉस हो रहा है, वो जानना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटिंग का मतलब वही होता है कि रिजल्ट्स अब हम इंटरप्रेट करेंगे उस ट्रांजैक्शन से, ठीक है। To analyze and interpret the profits and losses from the transactions. इससे हमको क्या पता चलता है, प्रॉफिट्स एंड लॉस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, पता चलता है। फिर उसके बाद हमारा 7th एंड लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स को कम्युनिकेट करें। इंटरनल यूजर हो गए या एक्सटर्नल यूजर हो गए, ठीक है। टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स। हम वेरियस स्टेटमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब कैसे, किसी भी कंपनी के बारे में आपको अगर जानना हो ना, तो एक बार उस कंपनी का बैलेंस शीट चेक कर लेना, ठीक है। तो वही बैलेंस शीट हमारा कहलाया वेरियस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट भी तो एक तरह का स्टेटमेंट ही होता है, जिसको देखकर हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है एक बिजनेस का, ठीक है। वो हमको पता कैसे चला, कम्युनिकेट किया है कंपनी ने, तब हमको पता चला, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होगा, तब लास्ट स्टेप होता है हमारा कम्युनिकेशन। कंपनी कम्युनिकेट करती है अपने बिजनेस रिलेटेड रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स डिफरेंट यूजर्स को, ठीक है। किसी भी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करने का मन है, तो हम तो चेक करेंगे कि कंपनी कैसा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है मार्केट में, तो वो कैसे पता करेंगे, जब कंपनी कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। लास्ट प्रोसेस है कम्युनिकेशन। बार बार बोल रहे हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछता ही है लास्ट प्रोसेस कौन सा है। एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा, 1 वर्ड के फॉर्म में पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। ये 7 प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन इन 7 प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसी प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंटिंग क्या केवल इतना होता है, ये 7 प्रोसेस, 7 प्रोसेस का मीनिंग समझ लिया, 7 प्रोसेस का नाम रट लिया, अकाउंटिंग खत्म नहीं। अकाउंटिंग हमको और भी इन 7 प्रोसेस के अलावे और भी चीजों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम रिसोर्सेज कहां से लाएंगे, कहां से अरेंज करेंगे रिसोर्सेज, है ना। हाउ टू अरेंज रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज अगर हम अरेंज कर लिए, तो उस रिसोर्सेज को यूज कैसे करें, कहां यूज करें, कब यूज करें, कितना यूज करें, कैसे यूज करें, ठीक है। अब रिसोर्सेज ये तो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है जो भी रिसोर्सेज हम अगर रिसोर्सेज लाएंगे, खरीद कर लाएंगे, तो
उसमें प्रॉफिट मतलब हमारा पैसा भी तो लगेगा, है ना, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन सब, ये सब हमको देखो, अकाउंटिंग का मतलब ना बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, ठीक है। अभी तक तो हमने केवल डेफिनेशन जाना है, ये बस डेफिनेशन का पार्ट था अकाउंटिंग का, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो मैंने बोला था उन सातों एक्टिविटीज के अलावे अकाउंटिंग और हमको क्या क्या बताता है, ठीक है। बिसाइड्स दिस अकाउंटिंग टेल्स अस अबाउट 3 more things and those 3 things are what are the resources available, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो कौन से रिसोर्सेज हमको चाहिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू यूज दोज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है मेरे पास, ठीक है। रिसोर्सेज के रिसोर्सेज हम उन सारे एक्टिविटी, उन सारी चीजों को कहेंगे अकाउंट्स में जो हमको हेल्प करेगा प्रॉफिट अर्न करने को, जैसे कैपिटल, इनिशियल स्टेज में हम पूंजी लगाते हैं ना जो, ठीक है। ये सब वर्ड्स अकाउंटिंग टर्म्स जो है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये इस चैप्टर खत्म करने के बाद अगला हमारा यही होगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम सीख लें, ठीक है। तो जो पूंजी लगाते हैं हम, अगर हमको दुकान खोलना है तो पहले कुछ तो पैसा होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, तो उसी से हम दुकान खोलेंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में, ठीक है, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में पहले, उसको पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो पैसा भी आ गया आपका, रिसोर्सेज पैसा भी कहलाएगा। वर्कर्स जो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए वर्कर्स काम करेंगे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो मैन पावर, वर्कर्स मैन पावर ही हुआ, ठीक है, वो भी आपके रिसोर्सेज हुए, ठीक है। या फिर आप अगर आपका स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है, तो आप बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल, मार्कर्स बेच रहे हो, ये सब भी आपका रिसोर्सेज हुआ। अब समझ में आया रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, नहीं है तो हम रिसोर्सेज अवेल कराएंगे खुद को, ठीक है। उसके बाद एक बार रिसोर्सेज है मेरे पास तो फिर हम देखेंगे कि उन सारे रिसोर्सेज को कब, कहां, कैसे, कितना यूज करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि इतना सारा पैसा है मेरे पास तो एक ही बार मतलब यूज कर लो, खत्म कर दो पैसा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, लंबा चलने वाला प्रोसेस है, तो हमको उसी हिसाब से खर्च भी करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा है द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड विद दोज रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को यूज करके हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी हमको देखना है, ठीक है। तो ये सब हमको कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग ही ये सब चीज हमको बताएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आज के क्लास को बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे रुक जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में अभी हमको ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारे टॉपिक है जो डील करने हैं, तो फिर डील करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो फिर थैंक यू।